आज हम सभी एंटोनियो ग्राम्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। एंटोनियो ग्राम्शी इटली के रहने वाले थे। इटली के एक बहुत ही राजनीतिक विचारक थे और जब वो यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए तो ये वह समय था जब दक्षिण इटली का परिवेश ग्रामीण था और आर्थिक रूप से वह किसान और कामगारों से भरा हुआ था, जबकि उत्तरी इटली आर्थिक रूप से समृद्ध और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख था। जहाँ एक तरफ जागरूक संगठित राजनीतिक श्रमिक वर्ग रहता था, तो जिस समय ग्राम्शी तुरिन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पहुँचे उस समय तुरिन औद्योगिकरण की ओर अग्रसर एक शहर था और वहाँ फिएट और लेंसिया जैसी मोटर कार बनाने वाली कंपनियां अपनी जड़ें जमा चुकी थीं। तो ये कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों से सस्ते दर पर काम करने वाले मजदूरों की भर्तियां करती थीं। अपने अधिकतर काम के लिए कामगारों ने संगठित होकर के मजदूर संगठन बनाने शुरू कर दिए और इस प्रकार औद्योगिक जगत में पाई जाने वाली श्रमिक बनाम मिल मालिक के संघर्ष का परिदृश्य तैयार हो रहा था। उस समय तुरीन में जितने भी श्रमिक आंदोलन हुए उनमें ग्राम्शी ने खुल करके श्रमिकों का साथ दिया। श्रमिकों की दशाओं में सुधार हेतु ग्राम्शी ने 1913 ईस्वी में इटली में समाजवादी पार्टी की स्थापना में मुख्य रूप से भाग लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे ग्राम्शी की राजनीतिक रुचि और सक्रियता में वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे उनकी राजनीतिक और सामाजिक सहभागिता भी बढ़ने लगी। कई बार उनका खराब स्वास्थ्य भी रहा, आर्थिक समस्याओं से भी उन्हें जूझना पड़ा और उस आर्थिक समस्या और खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने सन 1919 में के प्रारंभ में विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन समाप्त कर दिया और स्वाध्याय जारी रखा, यानी वो अपने आप से ही सेल्फ स्टडी करने लगे। इसके बाद में 1914 में उन्होंने एक समाजवादी पत्र ग्रिडो डेल पोपोलो में एक पत्रकार और लेखक के रूप में काम करना शुरू किया और शीघ्र ही वह एक सम्मानित और स्थापित पत्रकार बन गए। 1916 में वह अवंती नामक पत्र के पीडमांत संस्करण का सह संपादक बने और यह पत्र समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें वह तुरीन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी पक्ष थे उन सभी के बारे में वो उनका विश्लेषण किया करते थे। तो इसी समय तुरीन के कारखानों में काम करने वाले जो भी श्रमिक थे या मजदूर थे, उनकी शिक्षा और उनकी अर्थ संबंधी हितों की पूर्ति की आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, यानी उन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी आवाज़ को उठाना प्रारंभ कर दिया। और श्रमिकों को जब अपने आंदोलन में अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो ग्राम्शी ने यह माना कि इटली में मजदूरों के नेतृत्व और संगठन हेतु एक समाजवादी पार्टी की स्थापना आवश्यक है। तो उन्होंने 21 जनवरी 1921 ईस्वी को लिबोनी शहर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की स्थापना की और 1922 ईस्वी में ग्राम्शी ने अपनी पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में रूस की यात्रा की। यही वह जूलिया शूट से मिला जिसे बाद में उसे अपनी जीवन संगिनी बना लिया था। इटली में फांसीवाद की स्थापना के बाद समाजवादी दल से जुड़े लोगों का उत्पीड़न होना शुरू हो गया। इसी क्रम में ग्राम्शी को रेजना कोएलो जेल में डाल दिया गया, जबकि वह उस समय सांसद था और उसे सांसद होने के कारण बहुत सारी उन्मुक्तियाँ भी प्राप्त थी, यानी जो उसको छूट मिली हुई थी। उसे 20 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई और जेल में उनको इसलिए डाला था जिससे कि उनके मस्तिष्क को निष्क्रिय किया जा सके। अगर वो जेल में नहीं डाले जाते तो उनका मस्तिष्क जो है वो सक्रिय बना रहता। तो इसलिए इसी उद्देश्य से इटली के फांसीवादी शासक ने उनको जेल में डाला, लेकिन फिर भी उस शासक को सफलता नहीं मिली। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाने के कारण उन्हें 1934 में जेल से कुछ शर्तों के साथ में छोड़ दिया। तो जेल में ही ग्राम्शी ने लगभग
3,000 पृष्ठों की एक 32 नोटबुक लिखी और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की भाषा में प्रकाशित किया गया। इन नोटबुक्स को सर्वाधिक ख्याति तब मिली जब 1971 में उसे अंग्रेजी में प्रिजन नोटबुक नाम से प्रकाशित किया गया। जेल से छूटने के बाद उसने केवल विभिन्न अस्पतालों की यात्राएं की और इस यात्रा का अंत 27 अप्रैल 1937 ईस्वी को 46 वर्ष की आयु में रोम में हुआ। प्रिजन नोटबुक में ग्रामशी को 20वीं सदी के प्रमुख मार्क्सवादी विचारक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। इसमें ग्रामशी के इतिहास, दर्शन एवं राजनीति की गहन पड़ताल की है। साथ ही ग्रामशी को सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों का समावेश भी इस बुक में देखने को मिलता है। मार्क्सवाद के संदर्भ में उसने आचरण प्रैक्सिस के दर्शन का भी विवेचन किया है। मार्क्सवादी इतिहासकार E.J. हॉब्सबॉम ने उन्हें ग्रामशी को पश्चिमी यूरोप में 20वीं सदी के सर्वाधिक मौलिक विचारक के रूप में स्थापित किया है। वस्तुतः ग्रामशी उग्र साम्यवाद के रूप में के एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व में विचार और आचरण की अद्भुत क्षमता हमें देखने को मिलती है। उनका चिंतन अधिक यथार्थपरक है और बहुत ही ज़्यादा व्यवहारवादी भी दिखाई देता है। एक पूंजीवादी समाज में राज्य और संस्कृति के प्रभावी शीर्ष पर नियंत्रण स्थापित करने के साधन के रूप में सांस्कृतिक प्राधान्य नेतृत्व यानी कल्चरल हेगोमोनी की एक संकल्पना के लिए वो बहुत अधिक विख्यात हैं। इस सांस्कृतिक नेतृत्व की संकल्पना एक प्रमुख विचार है उनका, जिसके लिए वो बहुत अधिक फेमस है। तो अब हम आपको एंटोनियो ग्रामशी के सांस्कृतिक नेतृत्व की संकल्पना यानी कल्चरल हेगेमोनी के बारे में ही हम आपको बताएंगे। हेगेमोनी होता है प्रबल नेतृत्व यानी सांस्कृतिक प्रबल नेतृत्व। तो ग्रामशी के चिंतन में प्रबल नेतृत्व से पूंजीवाद के वैचारिक आधिपत्य यानी प्राधान्य का बोध होता है। प्राधान्य यानी प्रधानता वह गुण होता है जिसके बल पर किसी भी समाज का शासक वर्ग जनसाधारण के मन में उन मूल्यों के प्रति स्वाभाविक आस्था पैदा कर देता है जो उसकी सत्ता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह वर्ग नागरिक समाज की संस्थाओं के माध्यम से संपूर्ण जनसंख्या को अपनी मूल प्रणाली से हृदयंगम करा देता है। यानी उन्नत पूंजीवाद के अंतर्गत प्रभुत्वशाली वर्ग परिवार, पाठशाला और धार्मिक संगठन जैसी संस्थाओं के माध्यम से जनसाधारण के मन में पूंजीवादी मूल्यों और मान्यताओं के प्रति आदर की भावना पैदा कर देता है। अतः उसे अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बल प्रयोग आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कार्ल मार्क्स का मत था कि औद्योगिक पूंजीवादी युग में सर्वहारा वर्ग क्रांति के माध्यम से एक वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना करेगा और आगे चल करके लेनिन ने क्रांति के लिए एक सशक्त व सक्रिय राजनीतिक दल की आवश्यकता को समझा जिससे क्रांति के लिए चेतना का प्रसार हो सके। तो ग्रामशी ने अपने युग यानी 20वीं सदी की दशाओं को देखते हुए परंपरागत मार्क्सवाद की इस धारणा में संशोधन किया और क्रांति श्रमिकों के माध्यम से होगी, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। ग्रामशी ने यूरोप में विद्यमान नव वामपंथी विचारकों की संस्थाओं से अपने वैचारिक उन्मेष के लिए आधार प्राप्त किया। ग्रामशी ने 75 वर्ष पूर्व मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर संभावित क्रांति होने की आशंका को रद्द घोषित कर दिया और कहा कि प्रत्येक देश की परिस्थितियां, परंपराएं, वर्ग संरचना ये सब अलग अलग स्तर की होती हैं, अलग अलग प्रगति का स्तर होता है, अलग अलग इनका रूप होता है, अलग अलग इनकी स्थितियां होती हैं। तो इसलिए एक ही फार्मूला
हर स्थान पर लागू नहीं किया जा सकता। तो ग्रामशी ने देखा कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच जब घनिष्ठ सहयोग पैदा हो चुका है तो मजदूर वर्ग और पूंजीवादी व्यवस्था का एक आवश्यक और अपरिहार्य हिस्सा बन चुका है। तो ऐसी दशाओं में पूंजीवादी के विरुद्ध क्रांति करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना बहुत ही गलत होगा और बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो श्रमिक वर्ग आज क्रांति के बारे में सोचता ही नहीं है। इसका कारण बताते हुए ग्रामशी कहते हैं कि आज पूंजीवाद केवल हिंसा या राजनीतिक आर्थिक बाध्यताओं द्वारा ही नहीं बल्कि श्रमिकों की चेतना के ऊपर एक वैचारिक आधिपत्य स्थापित करके सोचने समझने के तरीके पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका है। इस नियंत्रण का परिणाम यह हुआ कि सर्वहारा वर्ग को सोचने समझने का तरीका भी वही हो गया जो पूंजीवादी वर्ग का होता है। तो सर्वहारा या श्रमिक वर्ग यह मान लेता है कि हमारी सुख समृद्धि, जो कि वास्तव में सुख समृद्धि नहीं है, पूंजीपतियों की सुख समृद्धि पर ही निर्भर है। इसकी यथास्थिति को बनाए रखना चाहिए। यह वैचारिक आधिपत्य श्रमिक वर्ग की मानसिक स्थिति में को प्रभावित करता है। और ग्रामशी ये कहते हैं कि सत्ताधारी वर्ग यानी पूंजीवादी वर्ग जो है अपने मूल्यों और विचारों का इस प्रकार प्रसार करता है कि पूंजीवादी यानी श्रमिक वर्ग की जो परंपरागत चेतना है वो लुप्त हो जाए और पूंजीवादी व्यवस्था एवं औद्योगिकरण की प्रति पूरी तरह समर्पित श्रमिक बन जाए। इसके लिए पूंजीवादी वर्ग राज्य के माध्यम से समाज की मन स्थिति पर आधिपत्य स्थापित करके संस्थाएं तैयार करता है। मार्क्स जहां केवल आधार को, वहाँ ग्रामशी केवल मूल्यों और विचारों पर विश्वास उत्पन्न करता है। यानी ग्रामशी ये कहता है कि प्रथम संस्थाएं वो हैं जो आधार के अधिक समीप हैं, जिसमें परिवार, चर्च, स्कूल आते हैं। और ये संस्थाएं नागरिकों को बचपन से ही सामाजिक व्यवहार, नियमों और मान्यताओं से परिचित कराती हैं तथा नागरिकों के मन में यह स्थापित करने का प्रयास करती हैं कि शासक वर्ग के प्रति सम्मान रखना चाहिए, किसी तरह का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। दूसरे प्रकार की संस्थाओं के प्रति ग्रामशी, जैसे पुलिस है, सशस्त्र बल है, कानूनी संस्थाएं हैं, सरकार है, सत्ता की संरचना है, संस्थाएं हैं, इनको शामिल करते हैं। तो इनके बारे में ये कहते हैं कि इनके सभी निर्देशों, आदेशों का जनता को पालन करना चाहिए, यानी कि इन सभी के पालन करना जनता के लिए अनिवार्य है। तो संरचनाएं श्रमिक वर्ग पूरी तरह पूंजीवादी वर्ग मान्यताओं को आत्मसात कर ले। अब पूंजीवादी समाज की स्थिरता प्रगति के लिए संरचनाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। यानी ग्रामशी कहते हैं कि साम्यवाद केवल पूंजीवादी राज्य को समाप्त करके ही नहीं आएगा, बल्कि विचारों, आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं के क्षेत्र में भी पूंजीवाद द्वारा प्रायोजित इन संरचनाओं को हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो ग्रामशी का आग्रह आर्थिक परिवर्तनों की तुलना में सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता के प्रति अधिक है। यानी ग्रामशी ये कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के इतिहास के मूल्यांकन और भावी दिशा निर्देश का आंकलन करने हेतु गैर भौतिक व्यवहारिक गतिविधियों का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र के मोहजाल से बाहर निकाल करके साहित्यिक, सांस्कृतिक, नैतिक, दार्शनिक वाद विवाद के मैदान में पूंजीवाद के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष शुरू करना होगा। और इस संघर्ष के द्वारा सर्वप्रथम नागरिक समाज के भीतर की अपनी स्वायत्त संस्थाओं में घुसपैठ करके जन चेतना को परिवर्तित करना होगा, जिससे इन संस्थाओं के प्रति लोगों की आस्था को दुर्बल करके क्रांति के प्रभाव को नीचे से
ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए मार्ग तैयार किया जा सके। यानी यह दोनों कोई पृथक पृथक अवधारणा नहीं है, वास्तव में ये एक दूसरे पर अवलंबित मार्ग है, दोनों एक दूसरे पर आधारित है। इसके बाद में ग्रामशी जो है थोड़ा सा नागरिक समाज के बारे में भी बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि पूंजीवादी राज्य अपने आप को सफलतापूर्वक स्थापित व संचालित करने के लिए सहमति और शांति दोनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे राज्य पूंजीपति वर्ग की सहमति प्राप्त करके पूंजीपतियों के अतिरिक्त समाज के मेहनताना मजदूरी करने वाले व्यक्तियों का वर्ग को शक्ति का भय दिखाकर शासन करता है। यानी ग्रामशी कहते हैं कि सरकार के संकीर्ण अर्थ में राज्य को नहीं देखता, वरन उससे संबंधित मार्क्सवादी विश्लेषण में नया आयाम जोड़ने के लिए दो स्तरों पर वो अंतर करने की कोशिश करते हैं। पहला अंतर क्या है? नागरिक समाज है। पहला एक स्तर है नागरिक समाज है जो आधार के निकट है, जिसमें क्या है? परिवार है, पाठशाला है और धार्मिक संस्थाएं हैं, जो पूंजीवादी समाज की वैधता स्थापक संरचनाएं हैं। और दूसरा स्तर है राजनीतिक समाज, यानी एक नागरिक समाज है और दूसरा है राजनीतिक समाज, और जिस राजनीतिक समाज के अंतर्गत राज्य की बल प्रयोग मूलक संरचनाएं आती हैं। तो ग्रामशी ये कहते हैं कि नागरिक समाज की भूमिका को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि ग्रामशी कहते हैं कि ये जो नागरिक संस्थाएं हैं वो समाज में व्यवहार के नियमों से परिचित कराती हैं और उन्हें ये नागरिकों को ये शिक्षा देती हैं कि शासक वर्गों के प्रति स्वाभाविक सम्मान का भाव रखना चाहिए, और बुर्जुआ समाज अपनी स्थिरता के लिए नागरिक समाज की संरचनाओं की कार्यकुशलता पर आधारित होता है। नागरिक समाज का आधार क्या होता है? सहमति। इसमें वैयक्तिक प्रयासों के फलस्वरूप निर्मित संस्थाएं आती हैं, जैसे स्कूल, परिवार, चर्च। तो ग्रामशी ये कहते हैं, ग्रामशी की जो ये संकल्पना है नागरिक समाज की, वो परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाओं तक आती है। और जो दूसरा है राजनीतिक समाज, वो उसमें ये कहते हैं कि नागरिक समाज को गतिमान बनाने के लिए राजनीतिक समाज की आवश्यकता होती है। और ग्रामशी कहते हैं राजनीतिक समाज के बारे में कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं से मिलकर के नागरिक समाज बनता है और जनता के ऊपर संवैधानिक तरीके से नियंत्रण स्थापित करने का साधन है राजनीतिक समाज। इसके आदेशों की अवहेलना कभी नहीं की जा सकती। अगर हम राज्य के आदेशों का उल्लंघन करेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, तो हम दंड के भागी होंगे। तो ग्रामशी के चिंतन में जटिल द्वंद्व पाया जाता है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व दो शब्दों से बना है। प्रथम स्तर पर यह द्वंद्व अनिवार्य यानी स्वतंत्रता, और द्वितीय स्तर पर द्वंद्व सहमति, दो शब्दों के रूप में हमें देखने को मिलता है। अनिवार्यता का तात्पर्य क्या है? भौतिक परिस्थितियों से जो किसी ऐतिहासिक अवधारणा या समय को दर्शाती है। द्वितीय स्तर पर पाए जाने वाला जो द्वंद्व है वो नागरिक समाज और राज्य के बीच, यानी ग्रामशी परिवर्तन हेतु मुख्य भूमिका विचारवाद को प्रदान करता है, जो आरंभिक संरचनाओं के निर्माण के बाद उत्पन्न होता है। लेकिन आगे चल करके वो विचारवाद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि संरचनाओं को प्रभावहीन और निरर्थक बता देता है, और उसके बाद में वो समाज के परिवर्तन की बात करता है। इसके बाद में राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत के बारे में भी ग्रामशी कहते हैं कि कहते हैं कि आधार और संरचना का ही भाग राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत है। स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता। सापेक्ष का अर्थ क्या होता है? राज्य आर्थिक कारकों से प्रभावित है, लेकिन एकमात्र आर्थिक कारकों से नहीं, क्योंकि राज्य को नागरिक समाज और उसके घटक ट्रेड यूनियंस हैं, चर्च है, परिवार है, इनसे प्रभावित करते हैं। अर्थात जो संरचना रूपी राज्य आधार रूपी अर्थव्यवस्था से सापेक्ष रूप में स्वायत्त है।
यहीं पर ग्रामशी क्रॉन्चे से प्रभावित होते हैं। क्रॉन्चे एक राजनीतिक विचारक हैं। अतः ग्रामशी मार्क्स की मान्यता से सहमत नहीं है, जिसके अनुसार राज्य आर्थिक कारकों से नियत है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ग्रामशी का जो विचार है सांस्कृतिक नेतृत्व की संकल्पना के बारे में, वो उनका पूरी तरह से वो मार्क्स की मान्यता से भी सहमत नहीं है। वो उनका विचार मैकियावेली से के भी वो अनुयायी नहीं है, लेकिन उनका विचार जो है मार्क्स और मैकियावेली के बीच का एक रास्ता निकालता है, और वो राज्य की प्रकृति का पूर्ण निर्धारण अर्थव्यवस्था से नहीं हो सकता, इस बात को वो कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि इसके निर्धारण में साहित्य, धर्म, संस्कृति और नागरिक समाज का बहुत महत्व होता है। ग्रामशी जो है मूलतः मानवतावादी थे, ह्यूमैनिटी पर बेस्ड, ह्यूमैनिटी पर ज़्यादा बल दिया करते थे। वह किसी भी तरह के नृशंस तंत्र के विरुद्ध थे। नृशंसता उनको बिल्कुल छू तक नहीं गई थी। वे क्रांति के द्वारा बल प्रयोग मूलक राज्य को स्थापित नहीं करना चाहते थे, क्रांति के भी समर्थक नहीं थे, बल्कि इसके द्वारा समस्त संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि राष्ट्र समाज में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित हो, जिससे सारे निर्णय बल प्रयोग की जगह सर्वसम्मति से किए जाएं। तो इस तरह से एंटोनियो ग्रामशी के सांस्कृतिक नेतृत्व की संकल्पना के बारे में आपको मैंने संक्षेप में बताया। और इसका बहुत छोटा सा ये अध्याय है, चैप्टर है। इसके बाद में मैं आपको कल अगले चैप्टर में ऐतिहासिक समवाय एंटोनियो ग्रामशी का यानी हिस्टोरिकल ब्लॉक के बारे में बताऊंगी। अब क्लास समाप्त होती है।